नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपी और इससे पहले उन्होंने लाभार्थी से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने घर नहीं बनाया है, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देकर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। मैं आप सभी को कहता हूं कि आप जब भी लोगों के बीच जाएं और लोगों से मिलें, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरे तरफ से उनको वादा करके आना कि मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप वादा करके आना कि आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का मकान मिलेगा। भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले
भारत को भारत बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगाने को लेकर भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है, लेकिन बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यही कारण है कि बांग्लादेश की आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं बांग्लादेश को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 43 वस्तुओं पर वैट बढ़ाना पड़ा, जहां बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान फूंकने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त वैट वसूला जाएगा। इनमें दवाएं, दूध, पाउडर, बिस्कुट, जूस, फल, साबुन, मिठाई, मोबाइल फोन कॉल, इंटरनेट का उपयोग, होटल और रेस्तरां में भोजन, हवाई टिकट, सिगरेट और तंबाकू शामिल है। भारत ने 43 वस्तुओं पर बढ़ाया है वैट। टर्नओवर टैक्स लगाने पर विचार कर रही सरकार, जिसके चलते वैट लगाने की बात की जा रही है। वहीं पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। तो संजीव जी, जिस तरीके से वैट बढ़ाया गया है उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर क्या लगता है कि वैट बढ़ाए जाने से जो आर्थिक संकट है उससे पार पाया जा सकता है? जी, कृपया आप अपने सवाल दोहराएंगे। जी संजीव जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो 43 वस्तुओं पर जो वैट बढ़ाया गया है, क्या उससे लगता है कि वैट बढ़ाने से जो आर्थिक संकट है उससे पार पाया जा सकता है? देखिए, श्रीलंका जो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो लगातार विकट होती जा रही हैं और बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो अनेक अपनी गलत नीतियों की वजह से अपने लिए अनेक कठिनाइयां उसने खड़ी कर रखी हैं और भारत के साथ भी जो एक संबंधों में जिस तरीके का एक तनाव की स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लगातार हमले की घटनाएं जो सामने आई, उससे भारत ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की और इससे भारत और बांग्लादेश का भी जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में जो ये वैट को बढ़ाया जाना, जाहिर है कि बांग्लादेश के आम लोगों की जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको और अधिक विकट बनाएगा और बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो अगर इसी तरीके की असामान्य बनी रही तो बांग्लादेश का भविष्य भी उसी तरीके का हो सकता है जैसा कि आज पाकिस्तान का है। तो ये जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं वो निसंदेह विकट है और उस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार ने ये जरूर एक मेजर लिए हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो मेजर्स हैं वो बांग्लादेश की आम जनता के जो कठिनाइयों को और बढ़ाने का ही कार्य करेंगे और इसमें और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी आतंकपरस्त ताकतें हैं वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और ऐसे में बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं अगर इसी तरीके की मोहम्मद यूनुस की सरकार की नीतियां रही तो ये स्थितियां और अधिक विकट हो सकती है। जी संजीव, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त वैट वसूलने जाने की बात की है, उसमें दवाएं, दूध, पाउडर और बिस्कुट जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। ये तो सब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इस पर वैट बढ़ाने से क्या आर्थिक संकट हटाया जा सकता है? बल्कि ये है कि इसके साथ ही आम जनता को भी परेशानी होगी। तो इसके चलते सरकार का क्या कहना है? क्या सरकार इस पर क्या कहती है? नहीं, देखिए, ये जो स्थितियां हैं, ये वैट को बढ़ाना इसकी समस्या का समाधान नहीं है। बांग्लादेश में सबसे पहले वहां की सरकार को एक कानून का शासन स्थापित करना होगा और वहां पर जो रेडिकल जो फोर्सेस हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके ऊपर लगाम लगानी होगी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और यदि बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित होता है और इस तरीके की जो साजिशकर्ता लगाम में आते हैं तो ऐसे में वहां की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी। तो वैट बढ़ाना तो एक तात्कालिक उपाय है, लेकिन इससे वहां की आम जनता का जीवन और अधिक कष्टकर साबित होगा और ये आम जनता के कठिनाइयों को और अधिक बढ़ाने का ही कार्य करेगा। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो मेजर्स है ये बांग्लादेश की समस्याओं का समाधान नहीं है और ये तात्कालिक वहां की सरकार को कुछ रेवेन्यू अवश्य दे सकता है, लेकिन आम जनता की जो कठिनाइयां हैं इससे और अधिक बढ़ेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थी विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि वैट बढ़ाना
सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ों पे वैट बढ़ाया गया है उससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भोपाल गैस कांड के कचरे को पीथमपुर में जलाने का विरोध तेज हो गया है, जहां आज पीथमपुर बंद है और हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जहां गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार रात को यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भोपाल से पीतमपुरा के लिए भेज दिया गया था, जो अल सुबह इंदौर के बाईपास से कड़ी सुरक्षा में 337 टन कचरे में भी भरे हुए थे। वहीं कंटेनर पीतमपुरा के रामकी एनवायरो संयंत्र में पहुंच गए थे, जहां इस कचरे को भेजने के लिए भोपाल से पीतमपुर विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था। वहीं विरोध को देखते हुए पीतमपुर में पहले से ही व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया था। फिलहाल पीतमपुर की इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट परिसर में कड़ी सुरक्षा में कचरे को रखा गया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में अवैध अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां एसडीएम सुबोध कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अस्पतालों और एक मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालकों के पास से पंजीकरण संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। वहीं एसडीएम सुबोध कुमार ने बताया कि इन अस्पतालों और मेडिकल स्टोर को बिना किसी वैध पंजीकरण और मानकों का पालन किए संचालित किया जा रहा था। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध अस्पतालों पर की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। प्रशासन ने साफ किया कि बिना लाइसेंस और उचित दस्तावेजों के अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाने वाले पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मीरापुर में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में जो यहाँ पर अस्पताल संचालित हो रहे थे उनका मेरे द्वारा और सीएससी प्रभारी जांसड़ डॉक्टर अजय के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिना मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल क्षेत्र में चल रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 अस्पताल, एक तो न्यू भारत हॉस्पिटल घुमा रोड और शिफा क्लिनिक, इसको सील किया गया है। साथ ही एक डॉक्टर केपी सिंह जिनके पास क्लिनिक चलाने की वैध अनुमति नहीं थी, उनके क्लिनिक को भी सील किया गया है। उनके क्लिनिक पर कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ भी पाई गई हैं, जिनका प्रयोग वो मरीजों के ऊपर कर रहे थे, इसलिए उसको भी सील कर दिया गया। कुछ मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी आपने कार्रवाई की? मेडिकल स्टोर उसके पास जब उससे रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो उसके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसके लिए उसे सील कर दिया गया। मीरापुर में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पटना में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार, पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन अररिया के रानीगंज, फारबिसगंज और नरपतगंज में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच और पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आवाज उठाई है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पप्पू यादव ने किया है चक्का जाम, जब बीपीएससी री एग्जाम पर पप्पू यादव ने बिहार बंद का किया है ऐलान। इसके चलते वहां पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसके राजीव लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजीव जी, जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आखिर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? नहीं, देखिए श्वेता, दरअसल में पिछले 14 तारीख से, यानी कि पिछले 14 दिसंबर से बिहार में लगातार जो है वो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा आंदोलन जो है वो जारी है। और इस आंदोलन को और ज्यादा हवा देने के लिए इसमें प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों जो नेता हैं वो कूद चुके हैं। और आज पप्पू यादव ने अपने युवा शक्ति के बैनर तले पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया है। और बंद का मिला जुला असर जो है वो कई जगहों पर देखने को मिला। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अररिया, पूर्णिया, चूंकि पूर्णिया के वो सांसद भी हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और राजधानी पटना में खुद पप्पू यादव जो है वो सुबह 8:30 बजे से
सड़कों पर उतरे, सचिवालय हॉट के पास जाके उन्होंने विधिवत रेल को रोका वहां पर, और बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक भी वहां मौजूद थे। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल पहुंची और फिर रेलवे के परिचालन को जो है वो सुचारू किया गया। और इसके अलावा पटना की सड़कों पे हड़ताली मोड़ के पास पप्पू यादव पहुंचे, आर ब्लॉक चौराहा को उन्होंने जाम किया, और बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो पप्पू यादव के साथ हैं। हालांकि पुलिस जो है वो पहुंची और फिर पुलिस ने उस जाम को तुड़वाया। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि जो बीपीएससी छात्र पिछले लगभग 20 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में, उनको पप्पू यादव ने अपना समर्थन दिया है और बीपीएससी के साथ साथ सरकार से यह मांग की है कि जो भी छात्र हैं उनकी मांगों को फॉलो किया जाए, उनकी मांगों को सरकार जो है वो अनुसरण करे और उनकी मांगों पर विचार करे। हालांकि इन सबके बीच बीपीएससी की तरफ से परीक्षा की तिथि जो है वो 4 तारीख को मुकर्रर की गई है, यानी कि कल जो है वो पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा ली जाएगी। यानी कि एक बात ये तय माना जा रहा है कि पप्पू यादव या फिर प्रशांत किशोर या फिर छात्रों के आंदोलन का कोई असर जो है वो बीपीएससी और सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबके बीच पप्पू यादव का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। श्वेता जी राजीव जी, जिस तरीके से चक्का जाम ये जो किया गया है, इस चक्का जाम के चलते कौन कौन सी व्यवस्थाएं इसमें प्रभावित रहीं? क्या स्कूल कॉलेजों और प्रशासन की तरफ से मतलब उन पे भी कोई असर देखने को मिला? क्या अस्पतालों में भी इसका असर देखने को मिला है? नहीं, देखिए श्वेता, बिहार चूंकि बड़ा प्रदेश है, 14 करोड़ की यहाँ की आबादी है, और ये बंद जो है वो पप्पू यादव ने अपने युवा शक्ति के बैनर तले किया है, तो बंद का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जिलों में जो है वो निश्चित तौर पर रेल और रोड सेवा जो है वो बाधित की गई है। पटना में भी जो परिचालन है वो अभी फिलहाल सामान्य है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन कुछ घंटों के लिए निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार के कई जिलों सहित राजधानी में निश्चित तौर पर रेल और सड़क पर जो है इस बंद का असर देखने को मिला। जी श्वेता। जी राजीव जी, जैसे आपने बोला कि कल एक बार फिर से 4 जनवरी को बीपीएससी की परीक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि कल परीक्षा कराई जाने की बात कही जा रही है, तो उसके चलते क्या ये प्रदर्शन लगातार कल भी जारी रहेगा? क्या कल ये परीक्षा हो पाएगी? नहीं, देखिए श्वेता, चूंकि 22 परीक्षा केंद्रों पे कल परीक्षा ली जाएगी और बीपीएससी की तरफ से और जो स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कल देर शाम ही बैठक की गई थी और सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था रहेगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी असर कल, चूंकि देखिए जो 12,000 छात्र हैं, इन छात्रों को लेकर के ये आंदोलन चलाया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं परमार साहब, उन्होंने विधिवत यह कहा कि चूंकि 4 लाख बच्चों को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा तो 12,000 छात्रों की वजह से 4 लाख बच्चे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और आपको ये पता है श्वेता कि परीक्षा 4-4.5 लाख बच्चों का परीक्षा करवाना किसी भी सरकार के लिए कितनी चुनौती होती है, उसमें मेन पावर कितना ज्यादा ये होता है, उसके अलावा खर्च बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को भी काफी खर्च बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। तो 12,000 बच्चों के लिए यही वजह है कि सरकार 4 लाख बच्चों का फिर से एग्जाम जो है वो नहीं लेगी। लेकिन इन सब के बीच कल 22 परीक्षा केंद्रों पर पटना में जो है वो परीक्षा ली जाएगी, और मुझे नहीं लगता है कि जो भी छात्र हैं बीपीएससी के या जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा को छोड़ करके आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। जी राजीव जी, जो कल ये परीक्षा होने वाली है वो कितने बजे होगी और कितनी पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी? नहीं, देखिए कल 11 बजे परीक्षा की टाइमिंग जो है वो फिक्स की गई है और इसके लिए विधिवत 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुंचना होगा, और परीक्षा जो है वो लगभग 1 बजे तक परीक्षा चलेगी, और परीक्षा खत्म होने के 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के बाद ही जो है वो एग्जिट किया जाएगा, यानी कि बच्चों को परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी ने जो इस बार नियम लागू किया उसके मुताबिक जो भी केंद्राधीक्षक रहेंगे और जो शिक्षक रहेंगे जो परीक्षा लेंगे परीक्षार्थियों का, विधिवत उनको भी एग्जाम सेंटर से बाहर जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक उनको परीक्षा केंद्र पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रश्न पत्र लीक को लेकर के बिहार जो है वो काफी बदनाम हुआ है। तो अब ये सरकार और प्रशासन इस कोशिश में लगी हुई है कि कल जो परीक्षा हो कम से कम उस परीक्षा को लेकर के फिर से एक बार राज्य सरकार की किरकिरी ना हो। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार एसके राजीव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जो छात्रों द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, पप्पू यादव के निर्देशन में चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं अब सरकार द्वारा कल से एक बार फिर से एग्जाम कराने की बात की जा रही है, जो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा रहेगी, और उसके बाद 1 घंटे बाद सभी को रिलीज किया जाएगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोधन परियोजना का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी राप्ती नदी निर्मल और सुरक्षित रहे, इसके लिए यहाँ की नगर निगम ने जो प्रयास किया है वे सराहनीय है। इसके लिए यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और यह प्रकृति और जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और हम सब आभारी हैं कि पीएम मोदी की प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन देश में लागू हुआ है। वहीं सभी को शुद्ध पेयजल देने के लिए शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन की ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ है। अब 5,399 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 3 अध्यक्ष 44 सभासद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी का चिन्ह मिलेगा। निर्दलीय या गैर मान्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं आयोग ने इन प्रत्याशियों के लिए 47 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं और यह प्रक्रिया आज 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी, जिसमें सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। अवगत कराना चाहूंगा, जो आज सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई होनी है ये 3 बजे तक पूर्ण करने के आयोग द्वारा शेड्यूल में दिया गया है। और अगर मैं अभी तक की पूरी घटनाक्रम के बारे में बात करूं तो है जो स्क्रूटनी उपरांत जो है वैध पाए गए नामांकनों की संख्या थी वो प्रमुख और अध्यक्ष पद के लिए टोटल 650 वैध पाए गए थे हमारे नॉमिनेशंस। अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो नगर निगमों में 97, नगर पालिका परिषद में 263 और नगर पंचायत में 290 जो है ये वैध पाए गए थे। और मैं सभासद और सदस्य गणों की बात करूं तो नगर निगम में बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।